साक्षी अपनी सास कल्पना और पति नितिन के साथ रहती है। उसके ससुराल में झुमरी नाम की एक पढ़ी लिखी नौकरानी काम करने आती है। साक्षी स्वभाव से काफी लालची होती है। एक दिन की बात है। हाय रे, ये बिजली का बिल भरना तो अभी तक बाकी है। नितिन तो ये बिल आज भी भूल गया। अगर कल तक इस बिल को नहीं भरा तो और ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। यही सही मौका है साक्षी, मार ले मौके पे चौका। माँ जी, मैं भर देती हूँ ये बिल, हमारे घर के पास ही तो जाना पड़ेगा। ऐसी बात है क्या बहू? ठीक है, तो ये ले पैसे। अरे ये क्या माँ जी, आपने तो बस ये लाइट बिल के पैसे ही दिए हैं। वहाँ ऑफिस में लाइट बिल भरने के लिए एक्स्ट्रा के 200 रुपए भी तो देने पड़ेंगे, वो भी तो दीजिए ना। अरे ये कब हुआ? खैर, ये ले 200 रुपए। उतने में वहां पर झुमरी आ जाती है। अरे छोटी मालकिन, आप क्यों खामखा इतने तपती धूप में बाहर निकल रही हो? वो ऑफिस रास्ते में ही पड़ता है। आप एक काम कीजिए, ये पैसे मुझे दीजिए, मैं भर दूंगी ये लाइट बिल। मुझे भी अपने घर का बिल भरना है। क्या बोलती हो बड़ी मालकिन? हाँ साक्षी बहू, ये झुमरी सही कह रही है। अरे सड़कें तो गरम तवे की तरह तप रही है, और इतनी भीषण गर्मी में तू इतनी दिक्कत मत ले, जाने दे इसे। ले झुमरी, बहू से पैसे ले ले। लेकिन माँ जी। अब चिंता न का करो छोटी मालकिन, आप लोग मेरे अपने ही छो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आप लोगों के लिए इतना तक कर सकती हूँ। हाँ बहू, झुमरी बहुत अच्छी है, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तू दे दे उसे पैसे। वो बात नहीं है माँ जी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि वो 200 रुपए लेने की स्कीम शायद से बंद हो गई होगी, तो तुम्हें एक्स्ट्रा के 200 रुपए लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है झुमरी। पर बहू, अभी तो तू कुछ और ही कह रही थी। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अगर लगेगा तभी खर्च करेगी मैं, नहीं लगे तो वापस लाकर दे देगी। इस तरह झुमरी के कारण साक्षी का 200 रुपए हड़पने का प्लान चौपट हो जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन उनके घर पर साक्षी की सहेलियां आती है। ये देखो गाइस, मैंने तुम सबके लिए ओवन में ये कुकीज बेक की है। अरे छोटी मालकिन, वो ओवन नहीं होता, ओवन होता है ओवन। आपने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है। क्या यार साक्षी, तेरी इंग्लिश कितनी खराब है। और नहीं तो क्या। अरे अपनी पढ़ी लिखी नौकरानी से कुछ सीख ले। झुमरी, दफा हो जाओ यहाँ से और चुपचाप अपना काम करो। नॉनसेंस कही कि खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट और होशियार समझती हो क्या तुम? अरे तुम तो एक 2 कौड़ी की नौकरानी हो। पर छोटी मालकिन, आप मेरे को काय को सुना रही हो? मैंने तो आपकी मिस्टेक को ही ठीक किया है ना, कोई गाली थोड़ी ना दी है आपको। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। और क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ी लिखी होकर? लोगों के घरों में जाकर नौकरानी के काम करती हो, और अपनी भाषा तो देखो, एकदम गावटी हो तुम, लो क्लास फटीचर कही की। तभी वहां पर कल्पना आती है। साक्षी बहू, अब बस भी करो, झुमरी को बुरा लग रहा है। अरे लगने दो इस नालायक लड़की को बुरा। ये सड़क छाप नौकरानी खुद को बहुत महान समझ रही है। छोटी मालकिन, अब इतनी कड़वी बातें भी मत करो ना। मैं ये काम करती हूँ ताकि मेरे कॉलेज की फीस भर सकूं। मेरे आई बाबा दोनों भी गरीब हैं और मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है। आप नहीं समझोगी छोटी मालकिन। हाँ हाँ चलो, अब अपना ये फालतू का ड्रामा बंद करो और जाकर नाश्ता बनाओ। इडियट कही की।
इस तरह से साक्षी झुमरी को काफी खरी खोटी सुनाती है, जिसे सुनकर झुमरी बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक दिन जब कल्पना अपना एक पुराना संदूक निकालती है, तभी साक्षी उसे चुपके से देख लेती है। अरे वाह वाह वाह, माँ जी के इस पुराने संदूक में कितने सारे जेवरात और बेशकीमती चीजें हैं। और माँ जी तो इस संदूक को लॉक किए बगैर ही झुमरी के साथ मंदिर चली गई। ये सही मौका है, मैं एक काम करती हूँ, फटाफट इसमें से सब कुछ अपने पास रख लेती हूँ और सब कुछ बेच बाच कर ढेर सारे पैसे भी ले लूंगी। ये माची और नितिन तो कभी मुझे इतने पैसे नहीं देंगे। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है, और इस कारण मुझे अगर अपने ही घर में चोरी करनी पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है। फिर लालची साक्षी उस संदूक में से सारा सामान अपने पास रख लेती है, और जब कल्पना और झुमरी मंदिर से वापस आते हैं तब संदूक को खाली देखकर झुमरी और कल्पना काफी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस संदूक में कितने सारे गहने थे, सब कुछ गायब हो गया। बहू, तू कहाँ थी? अपने कमरे में बैठे बैठे अंडे दे रही थी क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? मैं अपने कमरे में सो रही थी और ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। खिड़की तो आपने ही खुली छोड़ी है, तो चोर आकर चोरी करके तो जाएगा ही ना। लेकिन छोटी मालकिन, मुझे अच्छी तरह से याद है, बड़ी मालकिन के साथ मंदिर जाने से पहले मैं खुद यहाँ आएली थी और खिड़की को बंद करके गएली थी। फिर ये खुल कैसे गया रे बाबा? अब वो सब मुझे नहीं पता। और तुम झुमरी, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। चोरी होनी थी सो हो गई, लेकिन अगली बार से बाहर जाने से पहले किसी भी चीज को लॉक करके जाइए माँ जी। साक्षी कल्पना और झुमरी को ये दिलासा देती है कि घर में वाकई में चोरी हुई है। फिर एक दिन, नितिन, मुझे अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए जाना है, इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये देखो माँ जी, ये रहा वो पैकेज। ठीक है साक्षी, ये लो पैसे, और अच्छे से देव दर्शन करना। और मुझे भी तो दिखाओ कि आखिर वो पैकेज कैसा है। अरे तुम रहने दो ना, अब माँ जी ने देख लिया है। चलो अब जल्दी से मैं पैकिंग करती हूँ। लेकिन साक्षी, अच्छा ठीक है बाबा, जाओ तुम जाकर कर लो पैकिंग। साक्षी नितिन तक वो पैकेज ना पहुंचे, इसीलिए उसे कल्पना से छीनने लगती है कि तभी वह उड़कर झुमरी के पैरों के पास चला जाता है और झुमरी उसे पढ़कर कहती है, अरे ये क्या छोटी मालकिन, ये तो गोवा का पैकेज है। लेकिन आपने तो कहा कि आप लोग देव दर्शन के लिए जा रही हो। क्या? ये क्या है साक्षी? इधर की इधर ही चूना लगा रही हो क्या तुम हमें? साक्षी बहू, तेरी इतनी मजाल? ऐसी बात नहीं है माँ जी, शायद ही कोई गलत पैकेज आ गया है। मैं तो देव दर्शन के लिए ही जाने वाली हूँ। लगता है गलती से गोवा का पैकेज वाला पैम्पलेट मिल गया मुझे। नितिन, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरी सहेली लिपिका को फोन करके पूछ सकते हो, वो तुम्हें सच सच बता देगी। हम वाकई में देव दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है साक्षी, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। और अच्छे से फोटोज क्लिक करना और मुझे वीडियो कॉल भी करती रहना, ठीक है? ओके ठीक है नितिन। फिर बाद में दिन ब दिन ये पढ़ी लिखी नौकरानी मेरी अनपढ़ सास की चमची बनती जा रही है और मेरे हर काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब और नहीं, अब तो मैं इसका पत्ता साफ करके ही रहूंगी। बहुत हुआ इसका। फिर साक्षी संदूक में से निकाले हुए कुछ गहनों में से कुछ गहने झुमरी के बैग में डाल देती है
ताकि कल्पना वो देख ले और वो उसे काम से निकाल दे। लेकिन जैसा साक्षी चाहती है वैसा नहीं हो पाता। ईमानदार झुमरी अपनी बैग में से उन गहनों को निकालकर वापस कल्पना को जाकर देती है। अरे ये क्या बात कर रही है तू झुमरी? लेकिन ये गहने तेरे बैग में कैसे आ गए? मेरे को नहीं पता बड़ी मालकिन। आई शपथ, झूठ नहीं बोलेगी मैं तो अपने बैग को देख रही थी कि तभी वहां पर गहने देख लिए और आपको आकर देर ली हुआ भी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। खैर, तूने ईमानदारी से ये गहने मुझे वापस लौटा कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तू सच में एक नेक इंसान है झुमरी। शुक्रिया बड़ी मालकिन। अपना ये वाला प्लान फ्लॉप होने के कारण साक्षी का माथा और भी ज्यादा फिर जाता है। कितनी अच्छे से चाल चली थी मैंने, लेकिन इस झुमरी ने तो सारा रायता ही फैला दिया। लेकिन अब बस, अब तो मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अब मैं माजी की सारी जायदाद हड़प कर इस घर से भाग जाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहकर तो मुझे जायदाद तो क्या 100 रुपए भी मिलने से रहे। साक्षी अब जायदाद के कागज बनवाती है और झुमरी को कहीं दूर कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है, ताकि कल्पना घर पर अकेली रहे और उन कागजों पर साइन कर दे। अरे बहू, ये कौन से कागज है लेकिन? अरे माँ जी, हमारे मोहल्ले में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। उसमें सभी की सहमति जताने के लिए आपका यहाँ पर साइन करना जरूरी है। अब आप इस घर की मालकिन हो ना, तो आप ही को तो साइन करना चाहिए। ठीक है बहू, मैं अभी खाना खा रही हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद में साइन कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, लेकिन याद से कर लेना। चलो, अब झुमरी भी बाहर गई है, उसे आने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तब तक मैं भी बाहर का काम निपटा लेती हूँ। तब तक ये अनपढ़ बुढ़िया इन जायदाद के कागजों पर अपनी साइन कर देगी। फिर साक्षी बाहर चली जाती है और तभी 1 घंटे में आने वाली झुमरी फटाफट से 5 मिनट में ही लौट आती है। और जब कल्पना उन कागजों पर साइन करने वाली होती है, अरे झुमरी, जरा बताना तो कहाँ पर साइन करना है? अब बहू तो यहाँ पर नहीं है ना, और मुझे तो कुछ पढ़ना भी नहीं आता, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में साइन कहाँ पर करूं। फिर झुमरी वो कागजात देखती है और उन्हें पढ़कर वो हैरान रह जाती है। ये क्या? अरे बड़ी मालकिन, ये कागज तो जायदाद के कागज है। इन पे साइन करने के बाद आपकी सारी जायदाद छोटी मालकिन के नाम पर हो जाएगी। बाबा रे बाबा, इतना बड़ा घोटाला! छोटी मालकिन तो बहुत ही तेज निकली। क्या? इसका मतलब बहू ने मुझसे झूठ बोला। उतने में वहां पर नितिन भी ऑफिस से घर पर लौटता है और फिर कल्पना नितिन को साक्षी की काली करतूत के बारे में बताती है। फिर जब साक्षी बाहर से घर लौटती है, तभी वो अपना सारा सामान घर के बाहर देखती है और वो देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। ये सब क्या है माँ जी? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? और अगर ऐसा ही है तो आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ तैयारियां तो कर लेती। बस साक्षी, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा सच हमें पता चल चुका है कि तुम कितनी बड़ी लालची और बुरी लड़की हो और तुम्हारे मन में कितना कपट भरा हुआ है। मतलब ये तुम क्या कह रहे हो नितिन? अरे वो तो अच्छा हुआ कि झुमरी सही समय पर आ गई और उसने मुझे बता दिया कि वो कागज जायदाद के कागज है, वरना आज तो ये लालची लोभी चुड़ैल हमें तो बर्बाद ही कर देती। छठी मालकिन, आपने ये बहुत गलत किया है। मेरे को तो आपसे ये उम्मीद ही नहीं थी बाबा। नितिन,
मुझे माफ कर दो नितिन। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं भटक गई थी, माफ कर दो मुझे। साक्षी काफी मिन्नतें करती है, पर उसे कोई माफ नहीं करता और अंत में उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मिष्का अपनी सास गायत्री, ससुर सुरेंद्र और पति कौशल के साथ रहती है। एक दिन की बात है। अरे गायत्री, मिष्का बहू, घर पर मेरी बहन नंदा आ रही है। वो उसका 60वां जन्मदिन है ना, इसीलिए वो अपना जन्मदिन का फंक्शन हमारे यहाँ पर करना चाहती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? लेकिन बुआ जी यहाँ पर क्यों आ रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो नागपुर में रहती है तो उन्हें वहीं पर अपना जन्मदिन मनाना चाहिए ना। हमारे यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? अरे नहीं बहू, दरअसल वहां पर उसके जान पहचान वाले बहुत सारे लोग हैं और नंदा और पराग तो अपनों के साथ ही फंक्शन मनाना चाहते हैं। उनकी बेटी रोहिणी भी आ रही है। बेटा तो विदेश में नौकरी करता है, तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। उन तीनों के साथ साथ बाकी के मेहमान भी आएंगे। कुल मिलाकर 30-35 लोग होंगे, लेकिन सारा खर्चा वही कर रहे हैं। ये सब कहने वाली बातें हैं पापा जी। उन्हें तो बस अपना खर्चा बचाना है, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। नागपुर में सब कुछ महंगा रहता है, जहाँ उन्हें 50,000 का खर्चा करना पड़ेगा, वही हमारे यहाँ पर वो 5,000 में हो जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और तो उनका यहाँ पर बेटा भी नहीं है, तो ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत है? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मिष्का को बहुत गुस्सा आता है और बाद में वो अपने पति कौशल से कहती है, देखो ना कौशल, इतने अमीर और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये लोग इतने चिंदी कैसे हो सकते हैं? वैसे तो एक फोन करके माँ जी या पापा जी का हालचाल भी नहीं पूछते और जन्मदिन का फंक्शन मनाने के लिए बराबर आ रहे हैं मुंह उठाकर। निर्लज्ज कहीं के। अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ मिष्का, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। फिर अगले दिन बुआ जी नंदा, फूफा जी पराग, उनकी बेटी रोहिणी और उनके साथ साथ परिवार के और भी कई सदस्य आ जाते हैं और उन्हें देखकर मिष्का का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अरे माँ जी, बुआ जी का जन्मदिन तो परसों है ना, तो फिर ये सब लोग आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे बहू, अब फंक्शन की तैयारियां तो करनी ही होगी ना, इसीलिए ये सभी लोग जल्दी आ गए। हे भगवान। फिर मिष्का सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है और तभी बुआ जी चाय पीकर कहती है, अरे मिष्का बहू, चाय वैसे तो ठीक ही बनी है, एकदम तुम्हारी तरह। बस इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दिया करो, और हाँ, लौंग और तुलसी के पत्ते भी, उससे चाय और भी स्वादिष्ट बनती है। वैसे सबको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, इसीलिए तुझे भी बता रही हूँ। लेकिन बुआ जी, आपकी इस सीख से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर तो सबको मेरे हाथ की सिंपल चाय ही पसंद आती है। अब आपकी चाय की रेसिपी सीखकर मुझे कोई चाय का ठेला थोड़ी ना लगाना है, इसीलिए आप अपनी ये सीख अपने पास ही रखिए। सॉरी। हाँ। अच्छा, ठीक है। पता था मुझे कि बुआ जी तो एक जहरीली नागिन है, लेकिन ये तो आते ही अपना जहर उगलने लगी। खैर, कोई बात नहीं, इनके जैसी जहरीली नागिनों को मुंह तोड़ जहरीला जवाब देना मुझे अच्छे से आता है। फिर अगले दिन मिष्का देखती है कि कौशल पूरे 3,000 रुपए की मछलियां और चिकन लेकर आया है। कौशल, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे 3,000 रुपए का नॉनवेज, और ऊपर से घर में वेज खाना भी बन रहा है,
तो इतना सारा नॉनवेज क्यों लेकर आए तुम? अरे घर में इतने लोग भी नहीं हैं कि इतना सारा खाना खत्म हो जाए। देखो मिष्का, मुझे पापा ने कहा था, इसीलिए मैं ये सब लेकर आया हूँ। अब उन्हें मैं मना कैसे करता भला? हाँ हाँ, वैसे तो मेरे सामने बड़े शेर बने फिरते हो, लेकिन अपने माँ पापा के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। कितने पैसे वेस्ट कर दिए तुम लोगों ने। अरे मेहमानों पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? वो लोग तो इस लायक भी नहीं है। खुद के पैसे तो बचा लिए, लेकिन हमारे खर्चे बढ़ा रहे हैं। कितने बेशर्म लोग हैं ये। इन्हें तो दूसरों की जरा भी नहीं पड़ी। ये बुआ जी तो रिटायर हो चुकी है, इसीलिए आ गई मुंह उठाकर। लेकिन हमारे काम का क्या? हमें कितने सारे काम पड़े हैं। फिर घर के सभी लोग खाना बनाने लग जाते हैं। माँ, मामी जी, मैं घेवर और मीठे चावल बनाती हूँ। मुझे वो अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है रोहिणी बेटी। अच्छा मिष्का बहू, तुम ना ये सब कुछ काट कूट कर रख दो, उसके बाद ही मैं बाकी के काम करूंगी। तब तक मैं जरा अपने कमरे में सामान ठीक से रख कर आती हूँ। भैंस कही कि अब ये काम से बच निकलना चाहती है। रुक जा। अरे नहीं बुआ जी, आप तीनों तब तक बाकी के काम कीजिए। वो क्या है ना, छत और आंगन की सफाई अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है। अब परसों फंक्शन है ना, और ऐसे में वहां की सफाई होनी भी जरूरी है ना। हाँ बहू, वो तो है। हाँ, इसीलिए मैं वहां के काम निपटा कर आती हूँ। तब तक आप लोग यहाँ का काम देख लीजिए। अरे लेकिन मिष्का बहू। मिष्का वहां से कट लेती है और फिर उन तीनों को रसोई में रहकर पूरे खाने की तैयारी करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद में मिक्षा आंगन और छत की सफाई करके केवल तड़का देने आती है और खाना बनाने के बाद सबको परोसकर अपने कमरे में चली जाती है। ये बुआ जी खुद को क्या समझती है क्या पता, लेकिन उन्हें नहीं पता। अगर वह शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। तभी मिष्का की सास गायत्री वहां पर आती है। अरे मिष्का बहू, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? सब बाहर बैठे हैं ना, और ऐसे में तुम अंदर अपने कमरे में क्या कर रही हो? हाँ तो मैं क्या करूँ माँ जी, वो लोग तो यहाँ पर उनके पैसे बचाने आए हैं। उन्हें लाइफ में कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे ढेरों काम है। मैं अपने कमरे में बैठकर अपना ऑनलाइन काम कर रही हूँ, तो मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। अगर कुछ जरूरी काम होगा तो ही बताना, वरना मुझे बिल्कुल भी आवाज मत देना। ठीक है बहू, इस लड़की में तो कोई तमीज ही नहीं है। इसे क्या है, बाहर नंदोई जी और बाकी के लोग मुझे ही ताने देंगे कि कैसी बहू है, कोई संस्कार नहीं है इसमें, कितनी ढीठ है ये। निर्लज्ज कही की। थोड़ी देर बाद में मिष्का के कमरे में रोहिणी आती है। सुनो ना मिष्का, तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है क्या? वो मैं लाना भूल गई ना, इसीलिए। हाँ है ना। थैंक यू मिष्का। अच्छा, तुम्हारे पास शैम्पू और फेस वॉश है क्या? मैं वो भी लाना भूल गई। पता नहीं खुद यहाँ पर आना कैसे नहीं भूली, तब तो बड़ा मजा आता। नॉनसेंस कही की। मिष्का की इच्छा ना होते हुए भी उसे रोहिणी को अपनी सारी चीजें देनी पड़ती है, लेकिन वो उन मेहमानों को ज्यादा एंटरटेन करती ही नहीं और अपने अपने में ही रहती है, जिससे बुआ जी को बड़ा गुस्सा आता है और उनका एक किस्म से ईगो हर्ट हो जाता है। इसीलिए वो अपने भाई सुरेंद्र से कहती है, अरे सुरेंद्र भैया, देखो तो कि मिष्का बहू कैसे तुम्हारे पढ़ने वाले अखबार से कटी हुई सब्जी का कचरा इकट्ठा कर रही है। अरे ओ मिष्का बहू, ये अखबार मेरे पढ़ने वाला अखबार है। तुम इतनी बेअकल कैसे हो सकती हो जो इससे कचरा इकट्ठा कर रही हो? ये पापा जी को अचानक से क्या हो गया? समझ गई, इस चुड़ैल ने ही इनके कान भरे हैं। अपनी घिनौनी हरकतों से ये बाज नहीं आएगी।
पापा जी, लगता है आपकी आंखों में धूल जम गई है, या फिर शायद बुआ जी की आंखों में, क्योंकि ये अखबार आज का नहीं है, 2 दिन पहले का है ये। और हाँ, मैं दूसरों की तरह बेअक्ल नहीं हूँ, मुझ में उतनी समझ है। फिर अगले दिन, देखो नंदा, मैंने तुम्हारे लिए 2 किलो का मावा केक ऑर्डर किया है। क्या? मावा केक? लेकिन भैया, मावा केक खाने में अच्छा तो है, लेकिन फोटोज में अच्छा नहीं आएगा वो। और मुझे रसमलाई का केक खाना है, और 2 किलो का नहीं, बल्कि पूरे 5 किलो का केक मंगवाइए। क्या? 5 किलो? लेकिन रोहिणी की माँ, 5 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे आप तो चुप ही रहिए जी, बस लोमड़ी की तरह बीच में मुंह घुसाते रहते हैं। और भैया, आप 5 किलो का ही केक मंगवाइए। अरे लेकिन माँ, मावा केक ही मंगवाते हैं ना? हाँ नंदा, मुझे भी यही लगता है कि हमें मावा केक ही मंगवाना चाहिए, और 5 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम सब तो इतने लोग भी नहीं हैं, और मावा केक तो रसमलाई केक से बहुत सस्ता आता है। नहीं भैया, रसमलाई का ही केक मंगवाइए। फिर चाहे तो आप 5 किलो की जगह 2 किलो कर दीजिए, लेकिन मुझे तो रसमलाई का ही केक चाहिए। उनकी सारी बातें सुनकर रसोई में काम कर रही मिष्का इरिटेट हो जाती है। हे भगवान, क्या फालतूगिरी चल रही है बाहर, वो भी एक केक को लेकर। सच में माँ जी, इन लोगों को कोई अकल ही नहीं है। और देखिए ना, सारा खर्चा पापा जी ही कर रहे हैं। इनकी जेब से तो चवन्नी भी नहीं निकल रही। और इनकी फरमाइशें तो देखिए, मावा केक नहीं बल्कि रसमलाई केक चाहिए इन्हें। ऐसी बात नहीं है बहू, अब थोड़ा बहुत खर्चा तो हमें भी करना पड़ेगा ना। क्या थोड़ा बहुत खर्चा माँ जी? थोड़ा बहुत करके बहुत सारा खर्चा हो जाता है। और ये बात हमें नहीं, उन मेहमानों को समझनी चाहिए जो यहाँ पर बस हुक्म चलाने के लिए आए हैं। जैसे तैसे बर्थडे का फंक्शन हो जाता है और अब सारे मेहमानों के जाने का समय आता है, लेकिन जाते जाते बुआ जी फिर से शुरू हो जाती है। चलो आती हूँ मैं। और मिष्का बहू, मैं जानती हूँ कि वैसे तो तू बड़ी होशियार है, लेकिन कभी कभी होशियारी भी भारी पड़ सकती है। और अब तो अपने मायके में नहीं है, ससुराल में है, इसीलिए मेरे भैया और भाभी का बिल्कुल अपने माँ पापा के जैसे ही ख्याल रखना, एकदम अच्छे से, समझी कि नहीं? और अपनी घर गृहस्थी को भी अच्छे से संभालना। हाँ बुआ जी, आप निश्चिंत रहिए। वैसे भी अभी तक उनका ख्याल मैं ही रखते आ रही हूँ, तो आपको ये विशेष टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये ज्ञान आप अपनी बेटी को दीजिए। और हाँ, कभी कभार फोन करके हमारा हालचाल भी पूछा कीजिए। बस ऐसे जरूरत पड़ने पर ही घर मत आइए, है ना? चलिए नमस्ते, ध्यान रखिए अपना। मिष्का की बातों का नंदा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब मिष्का अपना हेयर ड्रायर यूज करने जाती है, तब वो देखती है कि रोहिणी ने उसे लौटाया हुआ हेयर ड्रायर बिल्कुल खराब हो चुका है। ये देखो कौशल, तुम्हारी उस इडियट कजिन रोहिणी की करामाती, ये क्या हाल कर दिया है मेरे हेयर ड्रायर का। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस बेवकूफ ने मेरे अच्छे वाले हेयर ड्रायर को अपने पास रख लिया है और मुझे उसका यह फालतू सा सड़ा हुआ हेयर ड्रायर थमा दिया। छी, कितने घटिया लोग हैं ये सारे। ओह गॉड मिष्का, जाने दो ना, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। नए की बात नहीं है कौशल, अरे पढ़े लिखे होने के बाद भी ये लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? धीरे बोलो मिष्का, माँ पापा सुन लेंगे। अरे सुनते हो तो सुनने दो, हद है यार। और ड्रायर खराब करने की बात नहीं है, बात है छुपाने की। अगर मैं कोई चीज सही सलामत दे रही हूँ तो उनका भी ये फर्ज बनता है
कि वो सही सलामत दे दे, और अगर गलती से कोई चीज टूट भी जाए तो वो मुझे बता सकती थी ना। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई मैनर्स ही नहीं है उसमें। अरे बुआ जी तो दूसरों को कितनी अक्ल बांटती फिरती है। काश थोड़ी अक्ल अपनी बेटी को सिखाई होती तो आज ये हाल नहीं होता। एक एक को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। भगवान करे कि वापस से मुझे कोई भी ना दिखे। हाँ, नहीं तो सबको तो बस अपने ही नजर आते हैं। बहू की तो घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो तो पराई ही होती है ना। हर घर की यही कहानी है। अंत में सारी परेशानी बहू की ही हिस्से आनी है। वेल, इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये किस्से कभी खत्म होने से रहे। मैं तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर किसी के घर पर मेहमान बनकर जाए तो खाए पिए और मौज करें, आराम से रहें, लेकिन किसी को अकल बांटते ना फिरे। भोपाल के एक छोटे से गांव में उर्फी अपने पति अंकित, सास शारदा और ससुर मोहनलाल के साथ रहती थी। उर्फी बहुत ही गुणी और सुंदर होती है। एक दिन जब शारदा की बहन यानी उर्फी की मौसी सास मंजू घर पर आती है, तभी ये लीजिए मौसी जी, ये आपके लिए मसालेदार समोसे और भोपाली पोहे बनाए हैं मैंने, और ये खास इमरती भी है। अरे वाह 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 उर्फी बहू, क्या समोसे है, और इमरती भी बहुत टेस्टी है बेटा। आहा, मजा ही आ गया। अरे मंजू बहना, मेरी बहू सारे मसाले अपने हाथों से कूट कूट कर बनाती है और ऐसा टेस्टी खाना बनाती है कि बस खाने वाला तो खाकर दीवाना ही हो जाए। सच में उर्फी बहू, तुम तो हमसे भी स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना बनाती हो। धन्यवाद मौसी जी। आओ ना बहू, हमारे साथ 2 निवाले भी खाओ, 2 बातें करो। नहीं मौसी जी, आज मुझे मिल में जाने से पहले मंदिर में जाकर भोग प्रसाद चढ़ाना है। आज मेरा व्रत है ना, इसीलिए मैं सीधे शाम को ही खाना खाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है शारदा, तेरी तो किस्मत चमक गई। ऐसी बहू आजकल के जमाने में मिलना मानो रेगिस्तान में पानी मिलने के जैसे है। उर्फी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। काश मेरी बहू भी ऐसी होती। उर्फी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाती है और फिर अपने जॉब पर चली जाती है। उसके घर वालों को यही लगता है कि उर्फी एक मिल में काम कर रही है, लेकिन वो असल में मिल में काम करती ही नहीं, बल्कि वो तो एक मैगजीन स्टूडियो में काम करने जाया करती है, जहाँ रोजाना उसे बोल्ड और छोटे कपड़े पहनकर फोटोशूट करना पड़ता है। मुझे माफ कीजिए आप सब, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ उसे जानकर आप लोग मुझे वो काम कभी नहीं करने देंगे, और ये काम करना मेरी एक मजबूरी है। उर्फी जिस मैगजीन के लिए मॉडल बनकर काम करती है, वो मैगजीन गांव में नहीं मिलती थी और उसके दूर दूर तक इतने चर्चे भी नहीं होते थे, और इसी वजह से उर्फी इतनी निश्चिंत होकर काम किया करती थी। उर्फी का ये मैगजीन स्टूडियो गांव के बाहर शहर में होता है और वो रोजाना बस से वहां जाती है। एक दिन, चलो जी, आज तो शहर में जाकर एक बार डॉक्टर से मिल ही आती हूँ। बहुत दिनों से घुटने का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर शारदा बस स्टॉप पर जाती है। तभी वहां पर शहर जाने के लिए एक के पीछे एक ऐसे 2 बसेस आई होती है। शारदा देखती है कि आगे की बस में उसकी बहू उर्फी चढ़ी है। अरे, ये तो उर्फी बहू है, लेकिन उर्फी बहू जिस मिल में काम करने जाती है वो मिल तो हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर है, और वहां तक तो ये पैदल भी जा सकती है। फिर ये शहर की बस में सवार होकर इसकी सवारी कहाँ निकली है? ओ काकी जी, चढ़ो ना बस में, देर हो रही है। अब मुहूर्त निकाल कर चढ़ोगी क्या? हाँ बेटा, चढ़ रही हूँ। शारदा पीछे की बस में चढ़ जाती है, और जब दोनों बसेस शहर पहुंचते हैं
तभी शारदा बस से उतरने के बाद उर्फी को पीछे से आवाज लगाती है, लेकिन उर्फी उसकी आवाज सुनती ही नहीं। इसीलिए शारदा उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो उसे रोक लेती है। अपनी सास को सामने देखकर उर्फी बहुत घबरा जाती है। माँ जी, हे भगवान, ये माँ जी यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं इनको मेरे काम के बारे में पता तो नहीं चला? बहू, तू यहाँ शहर में क्या कर रही है? और इस गली में कौन रहता है तेरा? वो माँ जी, मैं अपनी सहेली रिचा से मिलने आई थी। उसका जन्मदिन है ना आज, इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है क्या? जी माँ जी, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? अरे बहू, मैं तो डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलती हूँ। अरे नहीं बहू, तू अपनी सहेली के पास ही जा। बेचारी का जन्मदिन है ना, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ा हल्का सा दर्द है। लेकिन माँ जी। अरे बहू, मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी, ध्यान से जाना। इस तरह उर्फी बाल बाल बच जाती है। लेकिन एक दिन उनके घर पर अंकित का दोस्त भूषण आता है। उर्फी, इससे मिलो, ये भूषण है। ये भी उसी शुगर फैक्ट्री में काम करता है जिसमें तुम काम करती हो। तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही होगे ना? नहीं तो, मैं ना तो भाभी जी को जानता हूँ और ना ही मैंने इन्हें कभी फैक्ट्री में देखा है। क्या? उर्फी बहू, ये भूषण क्या कह रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मेरा भांडा फूटने वाला है। शायद भाभी जी अकाउंट डिपार्टमेंट में होंगी और मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इसीलिए इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ भूषण भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अकाउंट के डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते होंगे। अच्छा, तो ये माजरा है क्या? हुश, आज तो मैं बच गई। भगवान जी, दिन ब दिन मेरे काम के राज को राज रखना मुश्किल होते जा रहा है। कुछ कीजिए प्लीज। अगले दिन जब उर्फी अपने काम पर जाने वाली होती है, तभी वह देखती है कि वहां के मोहल्ले वाले उसे घूर घूर के देख रहे हैं। ये सब लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं, जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। जैसे ही उर्फी स्टूडियो में जाती है, वैसे ही उसकी बॉस उसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाती है, जिसमें उर्फी की तस्वीर छपी होती है। देखो उर्फी, तुम्हारी तस्वीर छपी है आज के भोपाल टाइम्स में। पूरे भोपाल में तुम फेमस हो चुकी हो। लेकिन मैम, आप तो जानती है ना कि मैं ये काम छुप छुप कर करती हूँ। जब मेरे ससुराल वाले मेरी इस छोटे कपड़े वाली तस्वीर को देखेंगे तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उर्फी, तुम बस अपना काम करती हो और वो भी पूरे मेहनत से। इसमें बुराई क्या है? क्यों डरना है किसी से और क्यों छुपाना है अपने काम को? कोई भी काम छोटा बड़ा, अच्छा या बुरा नहीं होता। हर काम एक पूजा के समान होता है। लेकिन मैम, मैं ये जॉब अपने मायके वालों के लिए करती हूँ। मेरा भाई शराबी है, पापा अपाहिज है और माँ घड़े बनाकर बेचती है और थोड़े बहुत पैसे कमाती है। लेकिन मेरा भाई वो सारे पैसे शराब और जुए में उड़ाता है। उनके लिए ही मैं ये काम करती हूँ। ये मेरे ससुराल वालों को नहीं पता, पर ना जाने जब आज पता चलेगा तब कौन सा भूचाल आएगा मेरी जिंदगी में। डर सहम कर उर्फी शाम को अपने घर चली जाती है। तब वह देखती है कि उसकी सास तो दरवाजे पर हाथ में चप्पल पकड़कर खड़ी है। सास, ससुर और पति तीनों गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। आ गई बहू शुगर फैक्ट्री में काम करके? आजा, आज तो तेरी चप्पल से आरती उतारनी है, क्योंकि तूने कांड ही ऐसा किया है। अरे क्यों जाती है अपनी ये गंदी फोटो खिंचवाने? क्या कमी पड़ गई थी हमारी तरफ से? उर्फी, तुम्हारे पास सब कुछ है,
हम ना तो तुम्हें पैसों का प्रेशर देते हैं और ना ही किसी और चीज का। फिर क्यों तुम ये काम करती हो? ऐसी कौन सी नौबत आ गई तुम पर? अब बोलेगी भी? क्यों करती है ये नंगा नाच? अंकित, माँ जी, वो दरअसल उर्फी रोते हुए अपनी ससुराल वालों को अपने काम करने की वजह बताती है और उस वजह को सुनकर उन तीनों को भी बहुत बुरा लगता है। क्या बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी मजबूरी जाने बगैर ही तुम्हें इतना सुना दिया। तुम अगर चाहती तो हमसे मदद मांग सकती थी, लेकिन तुमने आत्मनिर्भर होकर खुद के दम पर पैसे कमाकर अपने मायके वालों को संभाला। हाँ बहू, तू तो सच में कमाल है। तुम्हारी जैसी कोई नहीं है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तू सिर्फ संस्कारी ही नहीं है, बल्कि एक नेक दिल और गुनी भी है। उर्फी, तुम्हें हमसे मदद मांगनी है या नहीं, वो सारी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, हम आज से तुम्हें तुम्हारे काम में पूरा साथ देंगे और बाकी लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन दुनिया गई तेल लेने। हम सब तुम्हारे साथ है उर्फी। धन्यवाद अंकित, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप लोग मिले। इस तरह अंत में उर्फी के ससुराल वाले उसके काम को अपनाते हैं और उसकी मेहनत की कदर करते हैं और इसी तरह से उर्फी अपने काम से नाम और पैसा कमाकर खूब आगे बढ़ती है।